आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, तो जिस दिन बिहार में हम लोगों ने मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है, तो अयोध्या में मंदिर तो बन ही रहा है। आप 5 किलो अनाज के लिए वोट देते हैं तो 4 किलो अनाज मिल ही रहा है। आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया तो इसी बिहार में बिजली की दशा सुधर ही गई है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में तो सिलेंडर सबको मिल ही गया है। मोदी जी का चेहरा देखकर हमने आपने वोट दिया है, तो सांसद विधायक अपना चेहरा दिखाए न दिखाए, मोदी जी सुबह शाम अपना चेहरा दिखा ही रहे हैं। हमने आपने वोट दिया कि भाई मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है इसलिए वोट दे रहे हैं, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है और आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में काम कर ही रहे हैं। किस बात पर आपने हमने वोट दिया है जो नहीं मिला है? हम 4000 गांव में गए, हमने हर जगह एक सवाल पूछा, आपसे वो अनुभव साझा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। हर गांव में हम एक सवाल सबसे करते हैं कि भाई आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करीब करीब 100% लोग हाथ उठाकर जोर से ये बोलते हैं होना ही चाहिए। उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी होते हैं, बहुत गरीब आदमी भी होता है, बहुत कोई अमीर भी होता है, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान सारे लोग रहते हैं। अब फिर हम उनसे पूछते अच्छा सब आदमी अपने अपने बच्चे के नाम पर ये बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि 4200 करीब गांव में हम गए, आज तक एक आदमी ने भी हमको नहीं कहा कि हमने भैया शिक्षा के लिए वोट दिया है। और हम ये दावा कर सकते हैं कि ये सवाल यहां पूछेंगे तो आप सो कॉल्ड प्रबुद्ध हैं, आपने भी नहीं दिया है। जो बात आप कह रहे थे कि बात पढ़ाई का कीजिएगा, घर जाइएगा तुरंत जात में उलझ जाइएगा, तुरंत हिंदू मुसलमान करने लगिएगा, तुरंत लालू को कैसे हराना है, मोदी को कैसे रोकना है, उस चक्कर में पड़ जाइएगा। जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे तब तक कोई भी बिहार को नहीं सुधार सकता है। आप उसको आंदोलन का नाम दे दीजिए, आप उसको क्रांति कह लीजिए। यहाँ जेपी के साथ काम किए हुए उनसे प्रभावित बहुत सारे लोग हैं। हम जेपी को बहुत जानने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन मेरा आंदोलनों में और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। हम आपको स्पष्टता से ये बात बता रहे हैं। हमारे गुरुओं ने जो हमको पढ़ाया, हमने जो पढ़ा सीखा, मानव सभ्यता के इतिहास में फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर अलग हटा दीजिए तो दुनिया में किसी भी क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। क्रांति जो है वो एक तेज हथियार है जिससे आप पेड़ को काट सकते हैं, पौधे को पेड़ नहीं बना सकते। इसीलिए जब लोग सवाल करते हैं कि जेपी के आंदोलन से जब व्यवस्था नहीं सुधरा बिहार में, तो प्रशांत जी आपसे कैसे सुधरेगा, जनसुराज से कैसे सुधरेगा? अन्ना आंदोलन से नहीं सुधरा तो आपसे कैसे सुधरेगा? बात सवाल तो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कैसे सुधरेगा, क्योंकि जेपी का आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए था ही नहीं। हम आपके सामने ये बात कह रहे हैं, जेपी का आंदोलन उस समय की सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए था। नारा उन्होंने भले संपूर्ण क्रांति का दिया हो, लेकिन उसका पहला फेज तो यही था कि इंदिरा जी को हटाया जाए। उस क्रांति की सोच की, उस आंदोलन की ताकत थी, इंदिरा जी को आपने हटा दिया, लेकिन उससे देश में व्यवस्था नहीं बदली। जो लोग चुन कर आए 3 वर्ष में सब लड़ मर के फिर वही कर लिया। कुछ लोग ये भी बताते हैं भैया जेपी के ही सब चेले लोग बिहार को चला रहे हैं, ये भी बिल्कुल सिरे से गलत बात है। जेपी का आंदोलन हुआ 75-77 के एरा में। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1990 में। ये कौन कहता है कि जेपी अगर जिंदा होते तो वो लालू जी को ही मुख्यमंत्री बनाते? तो ये कहना कि जेपी के आंदोलन से नहीं सुधरा इसलिए कोई प्रयास नहीं सफल हो सकता है, वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरा खुद का आंदोलनों में यकीन नहीं है, इसीलिए हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जन सुराज कोई आंदोलन और क्रांति नहीं है। हम बहुत धीमी आंच पर खाना पकाने वाले लोग हैं। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, जिसको आप समाज नीति कह रहे हैं,
आपने उसको लोकतांत्रिक चरित्र का निर्माण शब्द का प्रयोग किया। जब तक लोगों को वो सुधारा नहीं, सिखाया नहीं जाएगा, तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। आपने गांधी और बोस की बात कही, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं। अभी हम कलकत्ता में बोल रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने गांधी के रेलेवेंस पर चर्चा की। मुझे बुलाया गया था इसलिए कि भाई गांधी की बात लेकर हम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी नहीं होते, गांधी के नेतृत्व में आजादी मिली, उससे क्या फायदा हुआ, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। हमारा ये कहना है कि ये बहस ही बेमानी है कि गांधी के वजह से आज आजादी मिली कि नहीं। गांधी नहीं रहते तो भी आजादी 10 वर्ष आगे या पीछे मिल ही जाती। गांधी का कंट्रीब्यूशन आजादी नहीं है, गांधी का कंट्रीब्यूशन वो चरित्र निर्माण है जिसके जरिए जब आजादी मिली तो आजादी बची हुई है। और ये हमारा आकलन नहीं है। 50 के 60 के दशक में दुनिया में जितने देश आजाद हुए, उसमें भारत ही शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां लोकतंत्र की नींव हिली नहीं। कहीं भी किसी राष्ट्र में दुनिया में देख लीजिए, हर जगह गड़बड़ हो गया। कहीं कम्युनिज्म आ गया, कहीं इलेक्टेड ऑथोरिटेरियनिज्म आ गया। तो गांधी का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने वो चरित्र निर्माण हम लोग के नेताओं में किया कि कम से कम हारे जीते चोरी करे, लोकतंत्र को नहीं बेचा, लोकतंत्र बचा रहा। तभी तो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं या सुधारने का सोच भी सकते हैं। इसलिए जब गांधी ने चौरा चौरी को वापस लिया और जो लिखा है उन्होंने, सब लोग कह रहा था कि अगर चौरा चौरी के बाद अगर आंदोलन को वापस नहीं लिया होता तो उसी समय आजादी मिल गई होती। गांधी ने क्या कहा, जब 5 दिन के पेनेंस पर, प्रायश्चित पर गए, तो उन्होंने ये लिखा कि ये गलती हमारी है कि हमने समाज को तैयार ही नहीं किया था कि अहिंसा पर उसको अड़े रहना है। भले आजादी 30 वर्ष के बाद मिली, लेकिन वो आजादी बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस की जो आपने बात कही, हम भी सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फैन रहे हैं। लेकिन हमने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द पैरेलल लाइव्स। रुद्रांशु मुखर्जी, बंगाल के आदमी, दिल्ली के वाइस चांसलर, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो दोनों समकालीन थे, एक ही उम्र के नेता थे, उन दोनों के लाइफ को उन्होंने एनालाइज किया है और ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि गांधी ने बोस और नेहरू में नेहरू को क्यों चुना। कहीं ना कहीं उस किताब को पढ़ने से आपको लगता है कि गांधी का डिसीजन सही था। अगर आप जिस जर्मनी की आप बात कर रहे हैं, आप कैसे नाजी राज को जस्टिफाई कीजिएगा? अगर बोस की बात मान ली जाए और जब वो हिटलर के लेफ्टिनेंट जनरल लोगों से मिल रहे थे और उनकी मदद से आप भारत को आजाद करा लेते तो 47 के बजाय मान लीजिए 42 में मिल गया होता। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जर्मन्स ने क्या किया अपने लोगों के साथ। दूसरों की छोड़ दीजिए कि उन्होंने जूस के साथ क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को, सबसे ज्यादा तो जर्मन लोग मारे गए। 5 लाख लोग, 5 लाख परिवारों ने अपना बच्चा खोया। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गांधी को राइट ऑफ न किया जाए। कम से कम मैं इतना जो समझता हूं, हम जब 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक थे। हम साइंस कॉलेज में, मेरा एडमिशन था, मेरे पिताजी बक्सर में उस समय डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे। तो वहां से हम लोग ट्रेन पकड़कर साइंस कॉलेज में आते थे, पटना आना होता था। और आप ही के नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय एक ट्रेन चलाया था जिसका नाम श्रमजीवी है, अभी भी चलती है वो गाड़ी। 400 किलोमीटर का उस पर प्रतिबंध था, टिकट नहीं मिलता था, 400 किलोमीटर से कम का टिकट नहीं मिलता था। तो हम लोग 118 किलोमीटर दूर थे तो टिकट तो मिलता नहीं था, तो बिना टिकट के ही उस पर से चढ़कर आना पड़ता था पटना। तो रेलवे स्टेशन पर किसी ने मुझे दिखाया गांधी का लिखा हुआ कि ब्रिटिशर्स को हम ये बताएंगे कि अगर टिकट लेस ट्रेन यात्रा रोकनी है तो जनता को ये कह दिया जाए कि जब तक जनता टिकट नहीं लेगी तब तक ट्रेन नहीं चलेगा। तो हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे, सोचते थे कि कैसा बेवकूफ आदमी था भाई, हमारे जैसा आदमी तो कभी टिकट नहीं खरीदेगा, ट्रेन कभी चलेगा ही नहीं। उसके 15-20 वर्ष के बाद पहली बार मुझे जर्मनी जाने का जब अवसर मिला, वहां पर हम गए
तो हमने देखा कि ट्रेन में, बस में लोग चढ़ते हैं, कोई टिकट चेक नहीं करता है, लोग जाता है, खुद से अपना कार्ड सटाता है और फिर बैठता है। तब मेरी आंख खुली कि महात्मा गांधी ने 100 वर्ष पहले जिस बात की बात कही थी वो यूरोप में आज हो रहा है। फिर हमने गांधी को पढ़ना शुरू किया और हमारी अपनी सोच ये है, हम गांधी को जानने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सोच है कि अगर गांधी की कोई बात आपको अप्रासंगिक दिख रही है तो इतनी ह्यूमिलिटी जरूर रखिए कि शायद आपको उस बात को समझने की क्षमता अभी आप में नहीं बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी के किसी बात का विरोध नहीं है, गांधी के कई बात का विरोध हो सकता है, लेकिन ये सिरे से कह देना कि गांधी की तो कोई प्रासंगिकता रही नहीं गई है। हम इसके साथ साथ बहुत डेटा वाले लोग हैं। हमने आज से 4 बरस पहले जब गांधी को पढ़ा तो हमारे मन में भी ये बात थी कि गांधी की प्रासंगिकता अब देश में रही कि नहीं रही। सामान्य आदमी, हम लोग बातचीत करते कहते हैं गांधी को आजकल कौन पूछता है। हमने 25,000 कॉलेज में सर्वे कराया और वहां पर पूरे देश में गांधी आज भी कॉलेज के बच्चों में भी सबसे बड़े राजनीतिक सामाजिक नायक के तौर पर नंबर 1 बने। 2 राज्य में, बंगाल और पंजाब, वहां पर गांधी का स्थान दूसरा था। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस पहले नंबर पर थे, गांधी दूसरे नंबर पर, और पंजाब में भगत सिंह नंबर 1 थे, गांधी दूसरे नंबर पर थे। पंजाब और बंगाल को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां लोगों ने आंख बंद करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं हो सकता था। इसलिए इसको बिहार में करके दिखाना जरूरी है। अगर इसको बिहार में हम लोगों ने किया तो बिहार की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रतिष्ठा फिर से स्थापित किया जा सकता है। उतना बड़ा लक्ष्य लेकर आए हैं तो स्वाभाविक है एक दिन में नहीं होगा। 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। तो आप इसमें जुड़िए तब जब आपका उसमें भरोसा हो, और नहीं अगर चुनाव लड़ने के लिए जुड़ रहे हैं तो पहले से कितना दल बिहार में है, बाप रे बाप, 4 गो 5 गो तो खाली चुनाव के समय में टेंट तंबू गाड़ के टिकट बांटता है, उसी में जाकर लड़िए। लेकिन अगर आपको सही मायने में लगता है कि जीवन में हमारी इच्छा थी कि बिहार में कोई अच्छा दल होता तो हम भी राजनीति करते, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप आइए, इसमें जुड़िए, इसको अपना दल बनाइए, इसके मालिक मुखिया बनिए। जरूरत पड़े तो प्रशांत किशोर की भी गर्दन पकड़िए, अगर हम गलती करें तो हमारी गर्दन भी पकड़िए। अगर वो जज्बा है तब इसमें जुड़िए। आना कार्यकर्ता बनना है तो भाजपा में, आरजेडी में जाइए, कांग्रेस में जाइए, वो पहले से बढ़िया दल है वो सब। आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। जेपी साहब कुछ बोलने के लिए नहीं, दीजिए ना, दीजिए, बिल्कुल दीजिए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी पर, हम सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन गांधी को मैं उससे बहुत ऊपर मानता हूँ। हिटलर से कभी भी प्रभावित नहीं थे, हिटलर से उन्होंने सहायता नहीं की, लेकिन हिटलर से मिलने के लिए, अब देखिए चूंकि इन्होंने परिचर्चा शुरू की है, अगर आप उसको एकदम देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जब वहां साल भर, देखिए गांधी और, पहली बात तो गांधी और बोस का कोई कंपैरिजन है नहीं। जब वो करीब करीब साल भर जर्मनी में रहे तो उन्होंने कई बार प्रयास किया कि हम हिटलर से मिले। सच्चाई ये है कि हिटलर ने उनको मिलने का टाइम ही नहीं दिया। वो पूरे टाइम हिटलर के चीफ ऑफ स्टाफ से मिले, वहां पर जो उनके आर्मी के हेड थे उनसे मिले। हिटलर कभी सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिला है। हम, हमारे देश के गौरव हैं, सुभाष चंद्र बोस को मैं नीचे करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन उस समय हिटलर ने मिलने का समय बोस को नहीं दिया। बोस उसके मतलब उसके चीफ ऑफ स्टाफ से मिलते थे। तो महात्मा का उपाधि किसने दिया? वो किसी ने दिया। हाँ, और मैं, बोस की बहुत बड़ी लेगेसी है, मतलब ही वॉज ब्रिलियंट, पार एक्सीलेंस, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी गांधी है। एक मैं आपको सबको एक चित्र बताना चाहता हूं। देखिए अभी G20 का एक बैठक हुआ है, मोदी जी बहुत सब पिक्चर रिलीज किए, लेकिन एक जो नियति कराती है ना, जो सबसे पावरफुल पिक्चर रिलीज हुआ, वो गांधी के राजघाट पर 20 राष्ट्राध्यक्ष झुके हुए,
देश में, पूरे दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 20 राष्ट्रों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक साथ सर झुकाए। ये गांधी की ताकत है और वो बहुत बड़ी बात है। तो गांधी को मानते थे। बिल्कुल मानते थे। वो महात्मा की उपाधि किसने दी? देखिए सुभाष बाबू, और वही पैरेलल लाइफ में आप जाकर पढ़िए, सुभाष बाबू गांधी को उतना ही मानते थे जितना नेहरू मानते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कई बार ये उनके मन में ये था कि अगर गांधी हमारे बात को नहीं मान रहे हैं तो मैं और नेहरू हम दोनों साथ हो जाएं तो हम लोग जल्दी से देश को आजाद करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाकर बापू के चरण में इसको अर्पित कर देंगे। और नेहरू बस इतनी ही विशेषता थी कि उन्होंने कहा सुभाष मैं सब तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर बापू मानेंगे नहीं तो हम उनके विरोध में नहीं जाएंगे, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, हम दोनों अपनी ओर से बात भी रखेंगे। अगर बापू मान गए तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन नहीं माने तो हम भैया छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली उनको हम डिफाई नहीं करेंगे। और यही वो वजह रही होगी जो गांधी को टिल्ट किया होगा, क्योंकि गांधी भी मानते थे शुरुआती दिन में कि नेहरू से ज्यादा स्पार्क या करिश्मेटिक थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन उनका इसी के वजह से हुआ। खैर ये बहुत लंबी बहसें होती रहेगी। एक मिनट प्रशांत जी, मैं आपके साथ हूं, आपके विचार के साथ हूं, लेकिन आदमी का एक डायमेंशन होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके हर विचार से मैं सहमत हूं। मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी लिखा है, मैंने भी देखा है, और मैं ये नहीं कहता कि आपने सुभाष को समझा नहीं, ऐसा नहीं कहता। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैंने काफी इस पर लिखा है, मनन किया है। मैं विषयांतरित हो जाऊंगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप चलिए साथ और करिए, और हम भी साथ रहेंगे। हमारा विचार हो सकता है कि 2-4 साल रहे हम साथ। इसलिए आपने कहा है आपका विचार साथ में रहना चाहिए। और देखिए हमारे लिए तो गांधी और सुभाष दोनों पूज्य हैं। गांधी के विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से यही राय व्यक्त करूंगा कि द्वापर का कृष्ण और कलयुग का गांधी, शायद दोनों में बहुत बड़ी समानता है। वही शब्दों के साथ में इस पर तो कुछ और अधिक बोलना चाहता था, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि द्वापर के कृष्ण को एक पलड़े पर रखिए और कलयुग के गांधी को एक पलड़े पर रखिए, तो दोनों पलड़ा समान रूप से आपको नजर आएगा। महर्षि रमन ने, जो गांधी के गाइड थे, महर्षि रमन ने अपनी किताब में गांधी के बारे में कुछ इस तरह की बात कही है। लेकिन हम, भगवान तो भगवान है, गांधी भगवान नहीं थे, लेकिन उस समकक्ष आपने ठीक उदाहरण दिया कि थोड़ा साम दाम दंड उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो किया वो बहुत बड़ी बात देश के लिए करी। और इस धरती पर उतना, कम से कम हम लोग बेवकूफ होंगे कि गांधी जैसे बड़े आइडियल को छोड़कर कुछ दूसरा पकड़ लें, वो देश का दुर्भाग्य होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम सही थे। गांधी के कई बात से हम और आप यकीन नहीं रख सकते हैं, लेकिन कोई परफेक्ट तो खाली ऊपर वाला भगवान ही है। लेकिन मानव के तौर पर जो लोग ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें मुझे लगता है कि गांधी से बड़ा कोई विचारक, प्रचारक, नेता, समाजविद इस देश ने देखा नहीं। और इतने बड़े आइकन को छोड़कर हम दूसरा क्यों पकड़े? यही कारण है कि गांधीयन फिलॉसफी को आज ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। यूएनओ ने भी 2 अक्टूबर को विश्व शांति दिवस मनाया। गांधी की प्रासंगिकता, उनके फिलॉसफी की प्रासंगिकता आज भी है, और कंपेयर कंट्रास्ट नहीं होना। दोनों महापुरुष है। सुभाष चंद्र बोस की अपनी आइडियोलॉजी थी और गांधीयन फिलॉसफी एक अलग था, जो हमारे ट्रेडिशन में, या नॉन वायलेंस और पीस केवल गांधी का फिलॉसफी नहीं है, यह हमारे ट्रेडिशन में। भगवान बुद्ध का भी बुद्ध ने भी शुरू किया था, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। गांधी फिलॉसफी जब स्थापना हो रही थी, बीएचयू की जब स्थापना हो रही थी, उस वक्त के गांधी का जो आप भाषण सुनिएगा,
सबों ने कहा कि गांधी बैठ जाइए आप, सबों ने कहा। उसकी बात अगर सुनी, एक किताब बैंड है गांधी पर, कभी होगा तो मैं उसकी कॉपी आपको भिजवाऊंगा, समझ गए ना। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। हमारा विचार है, हमारा विचार दूसरा है, क्योंकि मैंने काफी मनन किया है, मैंने देखा भी है। और इतना ही मैं कहता हूं कि आप चलिए, चल रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन हमारा विचार अलग है, आपका विचार अलग है। लेकिन विचार को ऐसा देखिए, वही आदमी सही होता है जो अपने सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं देता। हम भी सीख रहे हैं इस उम्र में, आप भी सीख रहे हैं, तो इसलिए हम आपके साथ हैं, बस इतना ही। किया जाए।